हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अनुशासन के साधन, मीन्स ऑफ डिसिप्लिन। वर्तमान परिवेश में अनुशासन थोपी हुई प्रक्रिया नहीं है, वरन ये एक आचार व्यवहार में निरंतर परिवर्तन करते हुए सही दिशा की ओर उन्मुख करने के लिए एक प्रक्रिया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कौन से माध्यम हो जिनसे विद्यालय में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। तो कुछ शिक्षाविदों की धारणा है कि अनुशासन का आधार प्रेम, विश्वास व सद्भावना होनी चाहिए और अनुशासन का दायित्व किसी विशेष वर्ग या समूह का नहीं है, वरन यह एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। जहाँ तक संभव हो, अनुशासन में दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु इसका ये आशय नहीं है कि दंड का प्रयोग अनुशासन में वर्जित है। परंतु दंड का उद्देश्य प्रताड़ित करना नहीं होना चाहिए, वरन ये सुधार हेतु ही दिया जाना चाहिए। तो अनुशासन के साधनों के, यानी कि अनुशासन निर्माण के साधनों में या कहें अनुशासन के साधन के रूप में हम सबसे पहले देखेंगे सकारात्मक साधन, क्योंकि इनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, सकारात्मक साधन तथा नकारात्मक साधन, यानी कि पॉजिटिव मीन्स तथा नेगेटिव मीन्स। तो सबसे पहले पॉजिटिव मीन्स की तरफ हम ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है रिवार्ड। अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और उसके लिए हमें उचित प्रोत्साहन मिलता है, तो हम बार बार उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे ही छात्र हैं, पुरस्कार के माध्यम से हम छात्रों के अंदर प्रतियोगिता की भावना का विकास कर सकते हैं, जो कि पुरस्कार लेने की इच्छा छात्रों को अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। पुरस्कार कर्तव्य परायणता की ओर भी उन्मुख करते हैं। जब किसी भी छात्र को पुरस्कार मिलता है तो उसे आत्मगौरव का अनुभव होता है। हम देखते हैं प्रायः बच्चों को पुरस्कार के रूप में, चाहे शब्दों के रूप में हो, चाहे किसी वस्तु के रूप में हो, अथवा जैसे पीठ थपथपाना है, इस टाइप से हो, तो बालक का उत्साह और दोगुना हो जाता है। साथ ही उसके अभिभावकों को भी उन पर गर्व होता है। पुरस्कार पाने की इच्छा छात्रों के अंदर लगन और परिश्रम की भावना को विकसित करती है। परंतु पुरस्कार यदि जो रिवार्ड है, पुरस्कार उचित ढंग से अगर स्वीकार नहीं किया गया, तो उससे कुछ हानियाँ भी हो सकती हैं। पुरस्कार कभी-कभी छात्रों के मन में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के जो है भाव को भी उत्पन्न कर देता है, और ये प्रतिस्पर्धात्मक भावना छात्रों में ईर्ष्या और जलन को बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए एक कार्य बच्चे ने अच्छा किया है, परंतु उसे जो है पुरस्कार नहीं मिला, जबकि उससे अच्छा कार्य दूसरा बच्चा नहीं कर सकता, उसे मिल जाता है। तो ऐसी भावना बच्चों में जो है ईर्ष्या उत्पन्न कर देती है। कभी-कभी बच्चे ठीक निर्णय नहीं ले पाते हैं और ऐसी स्थिति में वे सोचते हैं कि हमें पुरस्कार नहीं मिला है। जिन बालकों को कभी भी पुरस्कार नहीं मिलता है, उनके मन में जो है हीन भावना की ग्रंथि जन्म ले लेती है, व जिन्हें प्राय पुरस्कार मिलता रहता है, उनके मन में उच्च भावना ग्रंथि जन्म ले लेती है। पुरस्कार प्राप्ति की इच्छा कभी-कभी गलत कार्यों के लिए भी प्रोत्साहित कर देती है, जिनसे बालक के मन में लालच, प्रलोभन और अस्वस्थ भावनाएं विकसित हो जाती हैं। यदि हम पुरस्कार के द्वारा छात्रों के मन में अनुशासन के प्रति आस्था बनाए रखना चाहते हैं, तो अनुशासन के नियमों के अनुरूप ही पुरस्कार नीति को अपनाना होगा। पुरस्कार की संख्या एक पर्याप्त सीमा होनी चाहिए। बहुत अधिक पुरस्कार देने से पुरस्कार अपना महत्व व गरिमा खो देते हैं, और दूसरे बहुत महंगे पुरस्कार नहीं दिए जाने चाहिए। तीसरे, पुरस्कार देने में निष्पक्ष व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, सामूहिक पुरस्कारों की संख्या व्यक्तिगत पुरस्कारों की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए। सभी छात्रों को ये पता होना चाहिए कि जो पुरस्कार जिन छात्रों को दिया जा रहा है, वह क्यों दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोरल एजुकेशन। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि छात्रों को नैतिक शिक्षा के माध्यम से सही गलत, अच्छा बुरा, उचित अनुचित का ज्ञान कराया जाए, जिससे उन्हें ये पता रहे कि उनके लिए ठीक आचरण कौन सा है, वह किसी का उसी का अनुपालन करने लगे। प्रतिदिन नैतिकता की बातें छात्रों को बताई जाएंगी, तो उनका प्रभाव छात्रों पर अवश्य पड़ेगा। हम देखते हैं विद्यालय में जब प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद कोई अच्छी बात बालक को बोलनी होती है, और कई छात्रों को साथ साथ बोलनी होती हैं। साथ-साथ से तात्पर्य ये है कि एक दिन में कई छात्रों को लगातार बोलनी होती हैं।
तो उससे अन्य छात्रों पर प्रभाव पड़ता है। परंतु इन बातों के द्वारा यदि हम विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना चाहते हैं, तो ये सैद्धांतिक ना होकर व्यवहारिक हो सकता है। जैसे कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि विद्यालय में डिसाइड कर दिया जाता है कि अम, अ, ए एक बच्चा 3 अच्छी बातें लिख कर लाएगा, 4 अच्छी बातें लिख कर लाएगा। फिर उसमें से एक बात को सिलेक्ट किया जाता है और उसका थोड़ा-सा विस्तार करके अध्यापक समझा देता है कि अगले दिन आपको ये बोलना है। छात्र उसको बोलता है तो इसका प्रभाव अन्य छात्रों पर पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन की आधुनिक विचारधारा ये मानती है कि अनुशासन कोई बाहर से थोपी हुई वस्तु नहीं है, वरन इसका संबंध हमारी अंतर्निहित भावनाओं से होता है। यदि हम किसी के कहने पर अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं तो जब तक उस व्यक्ति का प्रभाव हम पर है, हमारा व्यवहार नियंत्रित रहेगा और उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में जैसे कि व्यक्ति चला गया तो हमारा व्यवहार नियंत्रित रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। परंतु जो अनुशासन हम अपनी इच्छा से मानते हैं, हमारे मन से ही आता है कि हम इस कार्य को अच्छी प्रकार से करें, सही तरीके से करें, नियमों के अंदर रहकर करें, वह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है और हम सदैव ही उस पर स्थिर रहने का प्रयास करते हैं। इस कारण ये आवश्यक है कि छात्रों के अंदर अनुशासन में रहने की स्वप्रेरणा उत्पन्न की जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ। शैक्षणिक क्रियाओं के दौरान छात्र प्रायः अपनी कक्षा तक सीमित रहकर मानसिक क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। अनुशासन सिखाने के लिए ये आवश्यक है कि छात्रों को पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए या अवसर प्रदान किए जाएँ। केवल ना अवसर ही प्रदान नहीं किए जाए बल्कि उनके लिए विशेष रूप से कुछ भूमिकाएँ निर्वाह करने के अवसर दिए जाने चाहिए। इन क्रियाओं को आयोजित भी छात्र के सहयोग से किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी सहभागिता रहती है तो मन उसमें लगा रहता है। ये क्रियाएँ सहयोग, सहनशीलता, अभिव्यक्ति व दूरदर्शिता का विकास करती हैं और अनुशासन को बनाए रखने में अपना जो है सक्रिय सहयोग देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ट्रेडिशंस एंड रूल्स ऑफ द स्कूल। विद्यालय के नियम व परंपराएं, जो भी विद्यालय में नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं, प्रत्येक विद्यालय के कार्य करने की एक निश्चित प्रणाली होती है, जैसे विद्यालय के नियम व परंपराएं जिन्हें कहते हैं। ये नियम और परंपराएं उन उपेक्षाओं की ओर इंगित करती हैं जिन्हें विद्यार्थियों को अनुपालित करना चाहिए। यदि छात्र विद्यालय के इन नियमों के अनुरूप ही कार्य करते हैं तो विद्यालय में व्यवस्था बनी रहती है और बनी रहेगी और विद्यालय में अनुशासन बना रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे म्यूचुअल कोऑपरेशन, पारस्परिक सहयोग। विद्यालय का वातावरण सहयोग पर आधारित होना चाहिए। यदि सहयोग पर आधारित वातावरण है तो सभी एक दूसरे के दोषों को दबाने का प्रयास करेंगे। कोई एक दूसरे की चुगली नहीं करेगा। इस कारण से विद्यालय में संतुलित व सामंजस्यपूर्ण स्थिति रहेगी और ये ज़रूरी है कि सभी कर्मचारी एक दूसरे का सहयोग विद्यालय गतिविधियों में करें। अगर नहीं करते हैं तभी अनुशासनहीनता जन्म ले लेती है। छात्रों के मध्य भी यही बात है। इसी के साथ हम देखेंगे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड इन स्कूल। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ, विद्यालय की कुछ सुविधाएँ होती हैं, जैसे कि पानी पीने की व्यवस्था और छात्रों के बैठने की व्यवस्था, प्रसाधन, पुस्तकालय व खेल-कूद की सुविधाएँ इत्यादि। अगर छात्रों को ये सुविधाएँ नहीं मिलेंगी तो अनुशासनहीनता जन्म लेगी। अगर ये सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में रहेंगी तो अनुशासनहीनता की भावना का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसी के साथ अब हम देखेंगे नकारात्मक साधन यानी कि नेगेटिव मीन्स। इसमें सबसे पहले आता है पनिशमेंट। अनुशासन बनाए रखने के लिए हम कुछ साधन ऐसे अपनाते हैं जिनमें छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है। उनमें से एक प्रमुख साधन है दंड देना, परंतु दंड को तभी अपनाना चाहिए जब अपरिहार्य आवश्यकता का अनुभव हो। दंड देने का उद्देश्य ना तो बदले की भावना होना चाहिए और ना ही इतना प्रताड़ित किया जाना चाहिए कि छात्र ये अपराध दोबारा यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उनमें बदले की भावना नहीं होनी चाहिए और वह या कहें ना ही इतना प्रताड़ित किया जाना चाहिए कि छात्र वह अपराध के उसमें आ जाए। बहुत ज़्यादा प्रताड़ित नहीं
किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रताड़ित करने से उसके शारीरिक चोट इत्यादि लग सकती है और मानसिक क्षति भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि चोट कहीं भी लग सकती है, जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगी। जहाँ तक मेरा मानना है कि दंड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जहाँ तक कि बच्चे को साधारण रूप में ही समझाया जाना चाहिए। इसके विपरीत दंड का उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए। दंड के माध्यम से अपराधी को ये अनुभव करा देना चाहिए कि उसने कुछ जो भी गलत किया है उसके लिए वह आत्मग्लानि का अनुभव कर रहा है। इसी के साथ हम देखेंगे उदासीन व्यवहार, इंडिफरेंट बिहेवियर। जो छात्र अपराध करते हैं उन्हें विभिन्न गतिविधियों से दूर रखकर उनके प्रति उदासीन व्यवहार किया जाएगा तो वो शर्म या गिलानी का अनुभव करेंगे और अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, यानी कि अनुशासनहीनता नहीं फैलाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिटिकल एटीट्यूड। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, अनुशासनहीन व्यवहार की शिक्षकों के द्वारा आलोचना की जानी चाहिए और ये आलोचना सिर्फ दोष निकालने के लिए ही नहीं होनी चाहिए, वरन इस आलोचना का उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन, यानी कि अनुशासनहीनता की समस्या। तो इसमें जो अनुशासनहीनता की समस्या है उसके लिए जो भी कारण उत्तरदायी होते हैं उनके समाधान का प्रयास करना चाहिए। ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें अनुशासनहीनता की समस्या चारों ओर दिखाई दे रही है, यानी कि सुनाई दे रही है। चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो, और इसका निवारण जो है विद्यालय के द्वारा ही किया जा सकता है और शिक्षक इसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।